तो मित्रों, क्रिसमस भी खत्म हो गया, 31 दिसंबर भी आ गई, 2025 कंप्लीट भी हो रहा है। अब हर एक व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि इस साल मतलब 2026 में तो मैं एग्जाम क्रैक कर ही दूंगा, अपने पेरेंट्स को दोस्तों को एकदम प्राउड फील करा ही दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ महीने बाद आपको पता चले कि ना कोई प्रोग्रेस है ना कोई सक्सेस है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है मिनिमलिज्म और तीसरा है फेथ यानी श्रद्धा। अब आप कहेंगे देखो ये तो तुम मास्टर उगवे और मिस्टर मियागी जैसी हवा में बात कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, मिनिमलिज्म, फेथ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करो कि क्या करना है। तो देखिए, प्रैक्टिकल बात यह है कि कैंसर को चौथे स्टेज तक पहुंचने नहीं देना चाहिए। मतलब आप समझिए, अगर 1 साल पहले से तैयारी शुरू करते तो डेली 5-6 घंटे आप काम करते हो जाता। अब 6 महीने बाकी हो परीक्षा के, आपको 10 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़े। और आगे बढ़ते हैं, 3 महीने बाकी परीक्षा को, अब आप कहे कुछ नहीं पढ़ा था, 15 घंटे रोज, तो वो तो कैंसर का चौथा स्टेज हो गया, उससे कल्याण होना नहीं। फिर आपके सवाल आएंगे मैं अटेम्प्ट स्किप करूं कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो एग्जाम करीब आती है, पढ़ाई बाकी है, तो ये PDF कंपाइलेशन, PT 725, मैराथन सेशन ऑन हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो ऐसी बात है, दिन में आप एक बादाम खाओ तो हेल्थ के लिए अच्छा है। एक ही दिन में 200 बादाम खाओगे तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आप ऋतिक रोशन नहीं बन जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जाएं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन वेब सीरीज देखी है, उसका लेखक है जॉर्ज RR मार्टिन। इसको सोशल मीडिया में बहुत गालियां पड़ती है क्योंकि इसने ये जो नॉवेल लिखना तो शुरू किया लेकिन सीरीज को कंप्लीट नहीं किया। तो वेब सीरीज जा रही है वो अलग दिशा में, उसके स्क्रिप्ट राइटर कुछ और ही लिख रहे हैं, तो पब्लिक इसको बोलती है भाई तुम किताब कंप्लीट क्यों नहीं करते। आप इसका सोशल मीडिया फॉलो करें। आज मैं इधर घूमने गया, कल मैं उस हड़ताल में गया, परसों ये वाले फेस्टिवल में हूँ, और हर एक के कमेंट पढ़ो तो एक ही कमेंट उसमें कॉमन होते हैं, भाई तू घूमना बंद कर, किताब कंप्लीट कर। मतलब इंटेलिजेंट है व्यक्ति, क्रिएटिव है, टैलेंट है, पर कंसिस्टेंट नहीं है। उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट अगर कोई ऑथर है वो है स्टीफन किंग। शायद उसकी हॉरर फिल्म आपने इट देखी होगी, जोकर वाली। उसने जितनी किताबें लिखी उसमें से अब तक 7070 से ज़्यादा फिल्में और वेब सीरीज़ बन चुकी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये JK रॉलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी वो सबसे महान है, तब गिनिए कि JK रॉलिंग की किताबों से एक ही सीरीज़ बनी है, हैरी पॉटर, स्टीफन किंग के नाम की 7070 है। उसकी कंसिस्टेंसी जो आपको भी अपनानी चाहिए। उसने अपना फॉर्मूला बनाया कि मैं दिन में 1000 वर्ड्स यानी 6 से 10 पेज की कहानी लिखता हूँ। ऐसा मैं करूँगा तो 3 महीने में किताब का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। फिर उसका एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, थोड़ा और 19-20 सुधार किया तो 1 साल में एक बेस्ट सेलर किताब निकल ही जाती है। उससे मैं ज़्यादा भी काम नहीं करूँगा वरना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और उससे कम भी काम नहीं करूँगा वरना जॉर्ज RR मार्टिन जैसा मेरा भी करियर चौपट हो जाएगा। यानी आप समझो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, क्रिएटिव होना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट होना और ज़रूरी चीज़ है, खासकर UPSC जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब कहे देखो नया साल है तो हम भी पढ़ाई और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ महीने बाद सब शेड्यूल चौपट हो जाता है। तो इसका समाधान है मेरा सेकंड पॉइंट, मिनिमलिज्म। मतलब कि थाली में उतना ही रखो जो आप खा सको। प्रैक्टिकल बात करते हैं। दिन में 5 घंटे से ज़्यादा मैं वीडियो या लेक्चर नहीं देखूंगा, उसके बाद जितना टाइम है मैं किताबें पढ़ूंगा। दिन में 3 से ज़्यादा विषय पढ़ने नहीं बैठूंगा। टेबल पर एक साथ एक से ज़्यादा किताब नहीं रखूंगा। तो ये मिनिमलिज्म होना ज़रूरी है, वरना पूरा दिन वो स्ट्रेस रहता है। और यही मिनिमलिज्म आपके रूम में भी होना चाहिए कि ये इतना सब क्लटर्ड, बिखरा बिखरा सा जो रूम होता है, ना आप सही डिसीजन ले पाते हैं, ना उस डिसीजन पे कायम रह सकते हैं, क्योंकि रूम में इतनी नेगेटिव एनर्जी है वो आपको फोकस नहीं करने देती। तो नए साल में कुछ करना है तो ये सब एग्जाम, हेल्थ, बॉडी फिटनेस दूर की बात है, सबसे पहले तो अपना रूम साफ करिए। आप सारा क्लटर एक तरफ फेंक दीजिए, और जैसे ही अपना रूम साफ हो जाए उसके बाद आप अपना दिमाग साफ करिए। मतलब कि सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया से दूर रहने की बहुत आसान टेक्निक है। एक फ्री ऐप है फॉरेस्ट ऐप, उसे इंस्टॉल करें। उसमें ऐसा होता है, आप 30 मिनट का टाइमर लगाओ तो एक प्लांट ग्रो होगा। तब तक आप व्हाट्सएप और ट्विटर खोलेंगे, वो पौधा मर जाएगा। तो आपकी अपने आप एक डिसिप्लिन बनती है। इसका भी पेड वर्जन होता है, पर पेड वर्जन नहीं लेना, फ्री वाला ही खेलो। 2-3 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। अब जैसे मैंने ये आपको कहा कि एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, तो कुछ लोग उसमें घुस जाएंगे कि अच्छा सर्च करते हैं, फॉरेस्ट ऐप अच्छा है, उसके कौन से ऑल्टरनेटिव है। एक दूसरा वनसेक ऐप है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा और कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं।
तो ये ऐसी बात है मित्रों कि आप पहली गलती दोहरा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, थाली में ज़्यादा रखना नहीं है। तो एक बात कही वो कंप्लीट करूं, फिर और मैं 5 ऐप ढूंढने बैठता हूं। ऐसे ही मैं और प्रोडक्टिविटी ऐप, सॉफ्टवेयर, वॉलपेपर, मोटिवेशनल वीडियो देखने बैठता हूं, तो आप भटक रहे हैं। शादी से ज़्यादा आप शादी के मंडप सजाने में व्यस्त हो गए हैं। मतलब शादी क्या है यहाँ पर कि यूपीएससी की जो किताब है वो मुझे पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने, ये अपनी शादी है। ये मंडप सजाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अंग्रेजी में कहावत है, मिसिंग फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। मतलब आप एक एक पेड़ को देखने में ही इतने व्यस्त हो गए कि आपको पूरा जंगल, बड़ा पिक्चर दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा दिन एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम में आप वो एक एक पेड़ देख रहे हैं, आपको पूरा जंगल नहीं दिख रहा है कि भाई प्रीलिम पास करने के लिए सीसेट भी है, प्रीलिम पास किया लेकिन फाइनल रैंकिंग में उसके मार्क्स नहीं गिने जाते, उसमें तो मेंस पास करनी पड़ती है और मेंस में भी ऑप्शनल एक बड़ा अपने लिए चैलेंज रहता है। वो सब जंगल आप नहीं देख पाते। उसका कारण कि यूट्यूब पर जो वीडियो चलते हैं वो हमेशा हिसाब क्या होता है कि ज़्यादा लोग देखे, ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो मास कंटेंट कौन सा चलेगा, ये बेसिक वाला, उसके ऊपर वाला मेंस, ऑप्शनल, ये सब भटक जाते हैं लोग। अभी सोशल मीडिया की मैंने बात की, तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं कि बच्चे की प्रगति और प्रवृत्ति दोनों पर ट्रैक रखिए। घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, दिल्ली कोटा कहीं पे जाए तो भी, कि क्या पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट में क्या स्कोर बन रहा है, आपके बाकी दोस्त के क्या स्कोर बन रहे हैं, थोड़ी नज़र होनी चाहिए। सिर्फ फीस दे दिया उससे जिम्मेदारी कंप्लीट नहीं होती। उसका कारण समझो, कोई भी कोचिंग वाला है तो उसके लिए वो एक बच्चा नहीं, उसके ऐसे 100, 200, 600 बच्चे। और स्टूडेंट चाहे कितना सिंसियर हो, कभी ना कभी वो बटा आज मैं वेब सीरीज देख लेता हूँ, ये गेम खेल लेता हूँ। तो थोड़ा पेरेंटल सुपरविजन, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, रहना चाहिए उसकी भलाई के लिए। यार वापस आते, मैं बोल रहा था मिनिमलिज्म, प्लेट में ज़्यादा मत भरो। तो हर एक परीक्षा का फॉर्म भरना भी ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं। अब कुछ कहने नहीं, क्यों डरे, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो ऐसी बात है, क्यों डरे, घोड़े पे चढ़ने से कुछ नहीं होगा तो शादी होगा। फिर जैसे ही आपकी शादी संभल नहीं रहे वही लोग, ये देखो इससे शादी भी नहीं संभल रही। आपके नहीं, आपने ही तो बोला था तो मैं घोड़े पे चढ़ा था। तो बाकी लोगों के कहने पर हर एक परीक्षा का फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आजकल समय, पहले ये था यूपीएससी तैयारी किया तो बाकी सारी एग्जाम पास करने का आपको ठेका मिल जाता था, लाइसेंस। आजकल ऐसा नहीं है। बैंकिंग परीक्षा वो अलग, उसकी जटिलता है, स्टाफ सिलेक्शन की अलग जटिलता है, स्टेट सर्विस वो अलग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं जितना इकोनॉमी पढ़ाता हूँ उससे बिहार लोक सेवा आयोग का कोई पेपर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एकदम बारीक बारीक फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं जो आईएएस में नहीं पूछी जाती। तो हर एक परीक्षा आपसे तपस्या मांगते हैं, 3 महीने 6 महीने उसके अपने सीनियर प्लेयर्स होते हैं। अब ये जो माँ बाप और रिलेटिव्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, जा बेटा फॉर्म भर दे, फॉर्म निकला है, फिर फॉर्म उसका भरने के बाद एग्जाम नहीं निकलता तो वही चोंच मारना शुरू करते हैं, ये तो बस फॉर्म भरता है, इसका तो कोई एग्जाम पास नहीं होता। और उससे उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, वापस उसकी साइकिल चलते रहती। तो अपने बच्चों के बारे में पूरी दुनिया में नेगेटिव गॉसिप ना करें, ये भी मेरी सलाह है पेरेंट्स को, कि जितने फिर पड़ोसी रिश्तेदार है, ये तो हमारा बेटा तो कुछ करता नहीं, फॉर्म भरता है, उसका कुछ होना नहीं है। तो आपने खुद ही बोल दिया था, आप ही उसको नेगेटिव लूप में फंसा रहे हैं। एवरी स्टार हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट। कुछ लोग पहली बार में क्लियर करते हैं, कुछ 3 साल में करते हैं, कुछ कभी क्लियर नहीं करते, तो दैट इज लाइफ। मिनिमलिज्म में 2 घोड़ों पे सवारी भी नहीं करनी है। अगर आपने यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन किया तो समझो 6-8 महीने तो वही प्रोसेस चलेगी, उसके लेक्चर, मॉक टेस्ट वगैरह वो कंप्लीट किए बिना आप तुरंत ही स्टेट सर्विस का, स्टाफ सिलेक्शन का सब फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं ना, आपका ये घोड़ा ठीक से चलेगा और वो घोड़ा तो पास होना है नहीं आपका। इसके चलते जो सेकंड यूपीएससी अटेम्प्ट देता है तब भी वो सीरियसली तैयारी नहीं करता, क्योंकि वो सोचता मैंने तो पिछले साल तो कोचिंग देख लिया था ना। पर भाई आपने क्या शब्दशः सब उसका लेक्चर, पावर पॉइंट, हैंड आउट्स, मॉक टेस्ट दिए थे? नो। आपने एमबीबीएस ज्वाइन किया, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है और फिर आप हार्ट सर्जरी करने जाते हैं और पेशेंट मर जाता है। देखिए कोर्स तो आते जाते रहते हैं। अब मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू हो चुका है, हालांकि इट इज़ नॉट टू लेट टू ज्वाइन, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एक लेक्चर की बात नहीं, 40-50 लेक्चर, उसकी हर वीक टेस्ट, 1500 से ज़्यादा एमसीक्यू होंगे, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। और आप जानते हैं अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है कि उसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस, सीसेट, सब कुछ, और अलग अलग ऑफर चलते रहते। देखिए अभी आज ये ऑफर है, कल कुछ और ऑफर होगा, ये दिल बहलाने की बात है।
जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। पिछले एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम ऑफरिंग्स का फ़ायदा उठाया था और उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। तो वो सब में एक कॉमन बात क्या थी? कंसिस्टेंट थे। चाहे मॉक टेस्ट देने में, चाहे लेक्चर देखने में, वो कंसिस्टेंट थे। अब ये जो दो घोड़ों पे सवारी करनी है, तो तुम नक्की कर लो, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तुमको प्यार चाहिए, या तुमको परीक्षा में सफलता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दो घोड़ों पे सवारी मुश्किल है। या तो तुमको परीक्षा पास करनी है, या तुमको ये वर्क फ्रॉम होम, बिटकॉइन ट्रेडिंग से घर बैठे पैसे कैसे कमाऊं, वो सब टोटके सीखने हैं। दो घोड़ों पे सवारी मुश्किल है। पेरेंट्स को भी सलाह, कुछ पेरेंट्स क्या अलग अलग टाइम पे चोंच मारना शुरू करते हैं, मैं कमाता हूं तुम कमा के दिखाओ। उसके चलते वो जो बच्चा है वो भटक जाता है कि मुझे एग्जाम पास करनी है या पैसा कमाना पहली प्रायोरिटी, तो वो ये सब में वर्क फ्रॉम होम, एआई वगैरह, ये कोर्स कर लो पला डिम का। हालांकि हर एक घर की सिचुएशन एक समान नहीं होती, तो आपने भी, मतलब स्टूडेंट ने भी खुद एक सोच समझ के डिसीजन लेना है कि अगर आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि तुरंत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फैमिली को सपोर्ट देना है, तो मेरी सलाह होगी आप प्राइवेट सेक्टर जॉब और बिजनेस को एक्सप्लोर करें। क्योंकि आप समझो, सरकारी नौकरी तो खुद में ही 2-3 साल की तपस्या है। अभी जनवरी में यूपीएससी का फॉर्म आएगा, 1 साल तक उसकी एग्जाम चलेगी, अगले साल इंटरव्यू, अगले साल मई महीने में उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। और बाकी भी जो एग्ज़ाम है, आप कहे छोटी वाली एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम है, लेकिन उसकी भी जो पूरी प्रक्रिया है, लिटिगेशन, पेपर लीक से सब में 2-3 साल चले जाते हैं। तो तुरंत आपको अगर पैसा चाहिए, तो उसके लिए तो आपको प्राइवेट सेक्टर ही वो दे सकता है। वरना ये होगा कि आप 5-5, 6-6 परीक्षाओं के फॉर्म भरते रहेंगे और रिजल्ट तो कहीं पर भी आपका निकलना नहीं है। तो बेटर है, जो मैंने शुरू में कहा, 2-3 एग्जाम को एकदम सीरियसली टारगेट करें, और तुरंत ही पैसा चाहिए तो एग्जाम छोड़ो और प्राइवेट सेक्टर में जाओ। खैर, हमारी ओरिजिनल जो बात थी, मिनिमलिज्म में नोट्स जो बनाने हैं, तो मेरी सलाह ये, आईपैड और डिजिटल नोट्स मत बनाओ, फिजिकल नोट्स बनाओ, पेन पेपर लेके। क्योंकि आप समझिए, डिजिटल नोट्स आईपैड वगैरह पे आप जो बनाते हैं, तो उसमें तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, वर्ड लिमिट कुछ नहीं है, डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। रियल एग्जाम में आपने पेन पेपर से लिखना होता है, वहां पर ये सब चीज़ें आपकी आदत खराब करती है। दूसरा, आप जब ये डिजिटल नोट्स बनाना शुरू करते हैं आईपैड में, लैपटॉप में, तो फिर आप मंडप सजाने में फंस जाते हैं। कौन सा ऐप बेटर होगा? एवर नोट ठीक है, वन नोट ठीक है, तीसरा कोई पेड ऐप है, उसमें मैं कौन सा कलर यूज़ करूं, कौन सा ये वाला लेआउट यूज़ करूं, टेम्पलेट ऑनलाइन मुझे मिल जाते हैं, थीम अलग बनाते हैं। तो आप मंडप सजाने में फंस जाते हैं और शादी से ध्यान भटक जाता है कि मुझे किताबें पढ़ के उसमें से पेन पेपर से नोट बनाने हैं, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। नोट्स भी जब आप बनाए तो थाली में खा सको उतना ही भरो। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊंगा, फिर टाइम बचा एथिक्स के, फिर टाइम बचा सीसेट के, फिर भी टाइम बचा तो जनरल स्टडीज मीन्स के नोट्स बनाऊंगा। आप कहें नहीं, 14,000 पेज जीएस के, 5,000 पेज ऑप्शनल के, 19,000 पेज जो हैं अलग अलग किताबों में, उन सबके मैं नोट्स बनाऊंगा, तो 3 साल आपके नोट्स बनाने में ही चले जाने। तो मैंने आपको शुरू में जो कहा, मिनिमलिज्म, तो यहां पर भी मिनिमलिज्म होना चाहिए कि सभी विषयों के नोट्स नहीं बनाने हैं। अब दो और बातें, कि नफरत और अहंकार से बचना है। नफरत मत करो नए साल में, ये मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, साइंस टेक पसंद नहीं है, सीसेट पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। भाई, कट ऑफ पास करना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई 3-4 सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ कभी क्लियर होना है नहीं। पसंद हो कि नहीं हो, पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा है, अहंकार मत करो, एरोगेंस, कि मैं तो पिछले साल फेल नहीं हुआ था, मैं तो रिपीटर हूं, मैं तो सब पढ़ के गया था। टॉयलेट को वॉशरूम बोलेंगे तो दुर्गंध कम नहीं होगी। आप फेल हुए हैं, पहले तो इस चीज को स्वीकार कीजिए। ये रिपीटर समझो, ये कोचिंग वालों के, एमबीए वालों के, मार्केटिंग सेल्स वालों के बनाए गए नए वर्ड्स हैं, ताकि क्या कोर्स बेचा जा सके। अब स्वीकार करो, भाई मेरी तैयारी कम थी, बाकी लोगों की तैयारी ज़्यादा थी, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और मुझे इस साल ज़्यादा तैयारी करनी है। ये तो नहीं, रिजर्वेशन के चलते सीट्स कम है इसलिए नहीं आया, हिंदी माध्यम में अन्याय था इसलिए नहीं आया, हमारे स्टेट्स में ही अन्याय हो रहा है, वो बाकी यूपी बिहार में सब लोगों के पास जॉब जा रहे हैं। ये सारी ऐसी बात है कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपकी तैयारी कम थी, क्योंकि आप ही के जैसा कोई, आप ही की कैटेगरी से, आप ही की कास्ट से, आपके कॉलेज से, आपके मीडियम से, आपके स्टेट से कोई तो सिलेक्ट हुआ है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है एक्सेल शीट एनालिसिस। मित्रों, ये जो 2025 की आईएएस प्रीलिम पेपर थी, पिछले कुछ वर्षों में ये सबसे अच्छा पेपर था। मतलब कोचिंग लिया नहीं लिया तो भी आपका क्लियर हो जाए, प्रोवाइडेड कि एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, सब बेसिक बुक्स आप करके गए, बहुत अच्छा पेपर था। फिर भी जिनका नहीं हुआ, या जो लोग बोल रहे हैं मेरे तो
80-85 तो हो रहे थे, फिर भी नहीं, तो जो भी मान लो कट ऑफ 90 गया था, तो आपके कहाँ कम मार्क्स पड़े, आपको एक्सेल शीट एनालिसिस करनी चाहिए। पूरी दुनिया को दोष देना बंद करो। एग्जाम दिया, नहीं सिलेक्ट हुए, फेल हुए आप, कोई नहीं, असेसमेंट करो, अगले साल उन गलतियों पे सुधार करो। एक्सेल शीट भी सिंपल ही रखनी है कि 2025 का जो पेपर था, 1 से लेके 100 सवाल। पहला सवाल मान लो पॉलिटी, डिफिकल्टी ईजी, थियरी था, करंट था, थियरी था, लक्ष्मीकांत में दिया था, नहीं दिया था, मैंने अटेम्प्ट किया, नहीं किया, और मैंने जो टिक किया सही किया कि नहीं किया। फिर ऐसे 1 से 100 सवाल हो जाएं आपके, शॉर्ट और फिल्टर करो उसे, तो आपको पता चले कहाँ मेरी गलती हुई है। जब तक आप ये एक्सेल शीट एनालिसिस नहीं करेंगे, आप दूसरों पे डिपेंडेंट, निर्भर रहेंगे। ये शेरो शायरी करने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, इन सब में आप अपना रॉबिन हुड ढूंढने बैठेंगे, जबकि हकीकत ये है इन सबको व्यूज लाने हैं, यूट्यूब पे अपने कोर्स बेचने हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता इसमें भी कि कोई टॉपर क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तो उसका महल देख के मैं अपना झोपड़ा जला दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया, आपका एक दोस्त है, वो कहे मैं तो कोचिंग में हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ूंगा, लेकिन सीसेट के लेक्चर में तो अटेंड नहीं करता, मुझे तो सब आता है। तो हो सकता है उसको आ सकता है, वो NIT से है, IIT से है, मैथ्स का उसका अच्छा है, उसका मेल देख के आपको भी झोंपड़ा जला देना है, मैं भी सीसेट के क्लास नहीं करूँ क्योंकि मेरा दोस्त नहीं कर रहा है। ये मत करो। मैं तो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करती थी, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही NCERT पढ़ के आई थी। असल में जो ऐसे आपको क्लिप्स चलते दिखे हैं, वो पूरी बात नहीं बता रहे कि वो टॉपर ऐसा बोल रहा है कि मैंने पिछले 2 साल या 2 अटेम्प्ट तो मेरे प्रीलिम्स का सब एकदम जोरदार रिवीजन हो गया था, तो तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी के डे 1 से मैं तो मेंस आंसर राइटिंग ही कर रहा था, क्योंकि मेरे तो सब NCERT, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, बुनियाद सब कंप्लीट थी। आजकल मैं देखता हूं कि ये UPSC तैयारी करने वाले बच्चों को डराने के लिए बहुत सारे भूत आ गए हैं। तुमने अभी तक मेंस आंसर राइटिंग शुरू नहीं की, तुम फेल हो जाओगे। असल में वाजिब सवाल क्या होना चाहिए कि भाई तुमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो तुम मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, या तुम प्रीलिम्स ही नहीं दे पाओगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, वो उसकी बात नहीं करेंगे। ये जो भूत आ गए हैं मार्केट में, उनको बस आपको डरा के अपने मेंस आंसर राइटिंग के कोर्स बेचने हैं। तो पहले भाई आप सिलेबस कंप्लीट करो, ये मेरी सलाह है। देखिए, किताब पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, ये है असली शादी। आप ये शादी से ज़्यादा मंडप सजाने में जब फंस जाते हैं, जब आप शादी पे फोकस करने की जगह मंडप सजाने में लग जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, माइक्रो स्टडी प्लान, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, ये सब चीज़ें उपयोगी है, लेकिन जब ये नहीं था तब भी लोग सिलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनका शादी पे ध्यान था। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि इस खेल में आने से पहले एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। हारे हुए जुआरी की तरह मैं आजीवन अटेम्प्ट देता रहूँ, उससे आपका करियर ग्रोथ नहीं आएगा। तो जो भी दिमाग में सोचा मैं इतने अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद जो भी प्लान भी है, प्राइवेट सेक्टर जॉब है, उसको आप परस्यू करें। आप समझ 35 साल की उम्र में आप नौकरी ढूंढने जाओगे, कुछ तो मिलेगी, लेकिन फिर उसमें कितने प्रमोशन, साल दर साल जो सैलरी बढ़ती है, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे, तब तक पता चले हाथ में कुछ है नहीं, जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो टाइम बाउंड एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसी के लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मैं ये मैक्सिमम 3-4 अटेम्प्ट में खेल खत्म करूंगा। बाकी मित्रों, ये 2026 में आप सबको नए वर्ष की बधाई, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो साकार हों, प्रोवाइडेड की कंसिस्टेंसी, मिनिमलिज्म और खुद के अंदर फेथ यानी श्रद्धा आप रखें। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.